मित्रों, एक राहगीर राह से गुजर रहा था और उसने एक वाकया देखा कि एक वृक्ष में आग लगी हुई है और उस वृक्ष पर कुछ पंछी बैठे हुए हैं। राहगीर का पंछियों से संवाद होता है। राहगीर कहता है कि हे पंछियों, तुम क्यों जल रहे हो? इस बात को आप पद्य में सुनिएगा। राहगीर पूछ रहा है, किससे? पंछियों से। क्या पूछ रहा है? आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके पात। आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पंछियों जब पंख तुम्हारे पास? आप देखिएगा अगली पंक्तियों में जो उन पंछियों ने उत्तर दिया है, आप कायल हो जाएंगे उस उत्तर को सुनकर। पंछियों ने कहा, फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के बीट लथेड़े पात। फल खाए इस वृक्ष के बीट लथेड़े पात, यही हमारा धर्म है, यही हमारा धर्म है, जले इसी के साथ। यही हमारा धर्म है, जले इसी के साथ। पंछियों का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा कि जिसने हमें बचपन से इतना स्नेह दिया है, हमारी खूब हमने इसके फल खाए हैं और हमारी बीट से इसके पत्तों को हमने खराब किया है, और आज जब ये वृक्ष संकट में हैं और हम उड़कर चले जाएं, नहीं। यहां उनका भाव समझिएगा। वो कहना चाह रहे हैं कि यही हमारा धर्म है, जले इसी के साथ। यानी वो तकलीफ में है तो हम भी उस तकलीफ को उठाएंगे, है ना। जिसका हमने सहारा लिया उसको तकलीफ में देखकर हम भाग नहीं जाएंगे। मित्रों, ये पंक्तियां क्या नहीं सिखाती हमको, और इन पंक्तियों का जब अनुसरण करते हैं तो आप सोचिए एक नई ऊर्जा हमें मिलती है और सकारात्मकता के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ हमें आगे बढ़ने का एक कहीं न कहीं उत्साह हमारे अंदर प्रकट होता है। इसलिए शब्द में शक्ति है। हिंदी में तो पूरा शब्द शक्ति एक पूरा अध्याय है, और शब्दों में जो ताकत है, पुस्तकों में जो ताकत है, वो ताकत आपका बहुत बड़ा संबल बनने वाली है। इसी को आप अपनी ताकत बनाइए। और हम आगे की यात्रा में हिंदी में आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम आगे का क्रम जो है वो जारी रखते हैं। आइए मित्रों, हम वर्ण विचार की बात कर रहे थे और वर्ण विचार की इस यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हमने स्वरों की संख्या के बारे में देखा था और व्यंजनों की संख्या के बारे में देखा था, अयोगवाहक के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, और हमने देखा था वर्ण के कितने भेद हैं, किसे कहते हैं, इन सब पर चर्चा की थी। और आपसे एक प्रश्न भी मैंने पिछले वीडियो में आपके लिए छोड़ा था और आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जिनका उत्तर कहीं गलत हो गया है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो मैं आपके समक्ष हूं। क्यों घबराते हो? आप तो साथ साथ चलते रहिएगा और वर्णमाला का आनंद लीजिएगा। आज हम वर्णमाला पर चर्चा कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कहता हूं कि हम आगे आगे बढ़ते गए, पीछे पीछे भाषा की मूल बातों को भूलते गए। हम वहीं से शुरू कर रहे हैं, मूल बातों से शुरू कर रहे हैं। तो फिर आप देखिए, आपके अंदर जो हिंदी का भवन बनने वाला है वो बहुत सुदृढ़ बनने वाला है। हम कंगूरों की चमक पर बात नहीं कर रहे हैं, हम धरातल से आपको तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको कितनी हिंदी आती है, अच्छा है, स्वागत करता हूं, लेकिन फिर भी जब आप मेरे से जुड़ रहे हैं तो ये मेरा दायित्व है कि मैं आपको बिल्कुल धरातल से हिंदी को सिखाने का प्रयास करूं। तो आइए हम वर्णमाला पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, हम आज चर्चा करने वाले हैं वर्णमाला पर। पहला देखें आप कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो मूल वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है? 44। और कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। और मानक वर्ण जो हम मान रहे हैं वो कितने हैं? 56। आज आपको इन सब का हिसाब देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। एक एक वर्ण पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, वर्णमाला शब्द की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वर्णों की पंक्ति या माला। वर्णों की जो पंक्ति है या वर्णों की जो माला है उसको हम क्या कह सकते हैं? वर्णमाला। यानी 52 वर्णों की माला, 56 वर्णों की माला या 44 वर्णों की माला, उसको हम क्या कहने वाले हैं? वर्णमाला। फिर देखिएगा, हम बात करेंगे, हमने वर्णों के भेदों की बात कर ली है, तो पहला हमारा जो भेद है, वर्ण का जो पहला भेद है वो क्या है? स्वर। और
स्वरों की संख्या के बारे में आपसे बात कर ली थी। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी बाधा के, बिना किसी स्पर्श के सीधे हो जाए, उन्हें हम स्वर कहते हैं। आप देख रहे होंगे मैं सबसे पहले इन स्वरों का आपके समक्ष उच्चारण करने वाला हूं और एक एक स्वर पर हम चर्चा करने वाले हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप देखेंगे ये स्वर जो है उच्चारण है अ, फिर इसका उच्चारण है आ। अ और आ, इन दोनों के उच्चारण में लगने वाले समय को लेकर भेद है। फिर देखिए ई, उ, री, ए, ओ, औ। आप सब अच्छा उच्चारण करते हैं, क्षेत्रीयता का प्रभाव रहता है। कुछ क्षेत्रों में है ना, इनके उच्चारण में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है, वो क्षेत्रीयता का प्रभाव है। और जिस क्षेत्र में जिस तरह का टोन प्रचलित होता है उसी तरह से इसके उच्चारण में थोड़ी बहुत विभिन्नताएं जरूर आती है। लेकिन मैं केवल 2 स्वरों के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। ये ए है और ये क्या है? अए। कई बार इसके उच्चारण में हम आई, आई ऐसा उच्चारण करते हैं, वो ठीक नहीं है। मैं इसके उच्चारण को आपके सामने लिख रहा हूं। इसका उच्चारण हमें ऐसे करना चाहिए, अए। ऐसा क्यों है, इस पर भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ए और ये क्या है? अए। फिर आप देखेंगे ओ, इसका उच्चारण बहुत ठीक है, लेकिन इसके उच्चारण में कई बार हम थोड़ा सा भ्रमित सा हो जाते हैं। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, बहुत स्पष्ट तरीके से आपको इसका उच्चारण करना है और इसका उच्चारण है औ। अब हम बोलने में क्या करते हैं? इसको बोलते हैं ओ और इसको बोलते हैं आओ। ऐसा नहीं है, इसका उच्चारण है औ। थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप सोचिए, अगर हम इस अभ्यास को प्रारंभ से ही बच्चों के साथ करें और बच्चों को सही उच्चारण सिखाएं, तो आप सोचिए जब बचपन से ही वो हिंदी भाषा को सही रूप में देखे और सही रूप में उच्चरित करे, तो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का बहुत अच्छा प्रदर्शन वो बच्चा कर सकता है। तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे कितने स्वर हो गए? 11 स्वर हो गए। और आप यहां देखेंगे, यहां लिखा हुआ है ऋ से ऋषि। मैंने अपनी कक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षार्थियों को हिंदी की वर्णमाला जब मैं लिखवा कर उनका कहीं ना कहीं प्रारंभिक ज्ञान जो है वो मैं कहीं ना कहीं सोचता हूं कि पहले मैं उनसे कुछ समझ लूं कि कहाँ क्या धरातल है। तो बहुत सारे बच्चे अच्छा करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो जब उनको लिखने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले तो उन्हें बड़ा संकोच रहता है। कई सारे बच्चों का उत्तर होता है कि सर मैं तो भूल गया, मुझे वर्णमाला आती नहीं है। और बहुत सारे बच्चे उसको अच्छे से लिखने का प्रयास भी करते हैं, और जब लिखने का प्रयास करते हैं तो ऋ से ऋषि कई बार उड़ जाता है, कई बार क्रम का ध्यान नहीं रहता है ना। कई बार क वर्ग लिखा, फिर च वर्ग लिखा, आगे कौन सा वर्ग आ रहा है, इसमें कई तरह की दुविधाएं होती है। मैं चाहता हूं कि हम फिर से इन सारी दुविधाओं को सुविधाओं में बदलें, इसलिए आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, इस कक्षा का अवलोकन कीजिएगा। आप देखेंगे ये जो स्वर 11 हैं और इन 11 स्वरों की हमारे पास क्या है? मात्राएं हैं। आप देखेंगे 11 स्वरों की हमारे पास मात्राएं हैं, और आपने जो उत्तर दिया था मात्राएं कितनी होती है? स्वरों की मात्राएं कितनी होती है? 10। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि स्वर तो 11 हैं लेकिन मात्राएं केवल कितनी हैं? 10। बताइए कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती है? आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में इस उत्तर को जरूर दीजिएगा और सुनिएगा भी सही कि ऐसा एक ही स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है, और वो स्वर कौन सा है? आप में से बहुत सारे विद्यार्थी सही उत्तर दे रहे हैं, और वो स्वर कौन सा है? अ। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। इस स्वर को हम उदासीन स्वर भी कह सकते हैं। ये जो स्वर है वो स्वर कैसा है? उदासीन स्वर है। इस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अब प्रश्न ये बनता है कि आखिर अ की मात्रा क्यों नहीं होती? क्या ये सौतेला है?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे आप क का उच्चारण करें तो भी कम से कम किस स्वर की आवश्यकता है? अ। आप च का उच्चारण करें, त का उच्चारण करें, ट का उच्चारण करें, कम से कम किस स्वर की आवश्यकता है? तो आप देखेंगे कम से कम किस स्वर की आवश्यकता है? आपको अ की आवश्यकता है। मैं यहां पर इन वर्णों को लिख रहा हूं, आप देखिएगा। क के उच्चारण में भी किसकी आवश्यकता? अ की। च के उच्चारण में भी किसकी आवश्यकता? अ की। ट के उच्चारण में भी किसकी आवश्यकता? अ की। आप इस बात से सहमत हैं कि ये जो तीनों व्यंजन आपको दिख रहे हैं, इसमें कौन सा स्वर है? अ। अब आप देखिए, इसमें अ है लेकिन डिजाइन अलग है, आकृति और आकार अलग है। इसमें भी अ है लेकिन आकृति और आकार अलग है, और इसमें भी अ है लेकिन यहां पर भी आकृति और आकार क्या है? अलग है। अब आप सोचिए, अगर हमें इन तीनों में जब हमने कहा कि अ है, लेकिन तीनों में अ की जो आकृति कहीं न कहीं हम देख रहे हैं वो अलग अलग है, और मात्रा का अर्थ क्या हुआ? जो समान रूप से जुड़ जाए। अब आप देखिए, मैं इसके साथ एक मात्रा जोड़ रहा हूं, ऐसी की ऐसी मात्रा यहां जोड़ रहा हूं, और ऐसी की ऐसी मात्रा यहां जोड़ रहा हूं। अब आप देखेंगे, हमने एक मात्रा का प्रयोग किया और आप अच्छे से समझ गए कि ये जो मात्रा है वो किसकी है? आ की। लेकिन अ की कोई मात्रा हम बना नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अ हर वर्ण में अलग अलग आकृति में, और उसका कोई समान आकार निर्धारित हम नहीं कर पाए। इस स्वर को हमने उदासीन माना। इसलिए कभी कभी मान लीजिए किसी साक्षात्कार में आपसे पूछ लिया जाए कि अ की मात्रा क्यों नहीं होती है, तो आप उन्हें स्पष्ट कीजिएगा, अ उदासीन स्वर है। अ ऐसा स्वर है कि किसी भी व्यंजन को अगर हमें प्रारंभिक रूप से बोलने की आवश्यकता है तो कम से कम किस स्वर की आवश्यकता रहेगी? वो स्वर कौन सा है? अ है। इसलिए अ की मात्रा का अलग से कोई विधान हम नहीं कर पाए। मुझे आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि मात्राओं की संख्या इसीलिए कितनी है? 10। स्वर कितने? 11। मात्राएं कितनी? 10। अब आप देखिए, इसका उच्चारण कर रहा हूं मैं अ, इसका उच्चारण कर रहा हूं आ। तो आप देखिए, अ और आ के उच्चारण में जो अंतर है वो अंतर किसका है? तो आप देखेंगे ये अंतर है किसका? उच्चारण में लगने वाले समय का। किसका अंतर है? उच्चारण में लगने वाले समय का। अ समय कम लगा, आ समय ज्यादा लगा, ई समय कम लगा, ई समय ज्यादा लगा, ऊ समय कम लगा, ऊ समय ज्यादा लगा। तो आप देखिएगा, जहां समय कम लग रहा है, श्वास की मात्रा कम लग रही है, वहां पर आप देखेंगे कि हमने गोले बना रखे हैं उन स्वरों के ऊपर। और ये जो अंतर है उच्चारण में, जो श्वास का अंतर है या समय का अंतर है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। आप देखिएगा, मात्रा का अगर शाब्दिक अर्थ लिखा जाए तो हम कहेंगे मात्रा का अर्थ है संकेत। मात्रा का अर्थ क्या है? संकेत, या कह सकते हैं चिन्ह। मात्रा का अर्थ है ना, ये एक प्रकार से ये कह दें कि ये चिन्ह है। देखिएगा, अब आप देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं है, इसका अलग से कोई संकेत नहीं है, लेकिन आ की मात्रा का संकेत आपके सामने है। जो छोटी ई जिसको हम कहते हैं, ऋस्व ई जिसको कहते हैं, उसकी मात्रा का संकेत आपके सामने है। इधर संकेत, ये संकेत, ये संकेत, इधर ऋ से ऋषि का संकेत है ना। और इसी तरह से आप देखेंगे कि ए से एडी, इसकी मात्रा का संकेत, ए से एडी की मात्रा कितनी होती है? 1, है ना। कई विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है कि इसमें तो मात्रा दिख नहीं रही है। अरे मात्रा जो है वो कहीं न कहीं आप देखें तो सिंबॉलिक स्टेटस है ना, इसका कहीं न कहीं संकेत है। अगर हम इस एक मात्रा को किसी व्यंजन के ऊपर देखेंगे तो हम कहेंगे कि उसमें कौन सा स्वर है? ए से एडी, और ये है ऐ से ऐनक। तो आप देखिए, इस पर यूं तो भौतिक रूप जो दिख रहा है उसमें ऊपर एक मात्रा दिख रही है ना, लेकिन जब इसका संकेतात्मक रूप लिखेंगे आप,
मात्रात्मक रूप लिखेंगे तब आपको कितनी मात्राएं लिखनी पड़ेगी? 2 मात्राएं लिखनी पड़ेगी, है ना। और मैं कभी कभी जब इस विषय को और इस प्रकरण को पढ़ाता हूं और जब कभी किसी विद्यार्थी की कॉपी में देखता हूं कि लिखते समय उसने एक ऐसा वर्ण लिख लिया, वो मैं आप सबके सामने केवल जानकारी के लिए रख रहा हूं, है ना। तो आप सोचिए, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारे विद्यार्थी ये कहां से लाए। ये तो हिंदी में कहीं है ही नहीं, लेकिन आप सोचिए कहीं न कहीं कोई न कोई भ्रांति प्रचलित है, इसलिए हम ऐसा इक्के दुक्के विद्यार्थी लिख लेते हैं। तो आप सोचिए हमारे प्रशिक्षणों पर फिर कहीं न कहीं सवाल उत्पन्न होते हैं। मैं चाहता हूं कि जितने भी विद्यार्थी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो कम से कम ऐसा नहीं कर रहे होंगे, और अगर किसी से ऐसा होता हो तो उसको आज आप उसको समाप्त करिएगा, है ना। हम बात कर रहे थे कि मात्रा का शाब्दिक अर्थ क्या है? संकेत या चिन्ह। हाँ, अगर इसकी परिभाषा के रूप में बात करें, आप जो भी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लीजिएगा, ये निरंतर प्रक्रिया है। आप देखें कि मात्रा को अगर परिभाषा के रूप में कहें तो क्या कह सकते हैं? मात्रा कह सकते हैं उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? शाब्दिक अर्थ तो संकेत या चिन्ह है, लेकिन आप अगर इसको दूसरे रूप में देखें तो उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहेंगे? मात्रा कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अब आप देखिए इस वर्णमाला को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इन्हीं पर कुछ विशेष चर्चाएं हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां कुछ जो मात्राएं लिखी हुई है उनको थोड़ा सा और स्पष्ट करूंगा, और आप देखेंगे कि 4 ऐसे स्वर हैं जिनके ऊपर मैंने अलग से आकृति बना रखी है। आप देखिएगा, एक अ है, दूसरा आप देखेंगे ई है, तीसरा ऊ है और चौथा री है। इनके ऊपर एक आकृति बना रखी है गोलाकार, और इन आकृतियों को बनाने के पीछे आपको वर्णमाला को बहुत स्पष्ट रूप से समझाने का मेरा उद्देश्य है ना। तो ये कितने हुए कुल जिनके ऊपर गोला बनाया हुआ है? 4। कौन कौन से हैं? अ, ऋस्व ई, ऋस्व उ और री। फिर आप देखेंगे एक दूसरी आकृति और जो कहीं न कहीं वर्गाकार आपके आकृति बना रखी है, वो आ के ऊपर, ई के ऊपर और ऊ के ऊपर बना रखी है। 3 स्वरों के ऊपर वर्गाकार आकृति बना रखी है और 4 स्वरों के साथ एक विशेष आकृति बना रखी है जो आपको दृष्टव्य है। और वो स्वर कौन कौन से हैं? ए, ऐ, उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा, ऐ, ओ और औ। ये 4 स्वर हैं जिनके ऊपर अलग से आकृति बना रखी है। और ये आकृतियां क्यों बना रखी है, इनके क्या क्या नाम हैं, उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे ये जो हमने 4 स्वरों के ऊपर जो गोलाकार आकृति बना रखी थी, उन स्वरों का नाम क्या है? तो उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? बताइए, उच्चारण कीजिए इस शब्द का। क्यों पूछ रहा हूं आप सब लोगों से? इसलिए कि यहां पर हम उच्चारण में बहुत से विद्यार्थी, बहुत से मित्र कहीं न कहीं त्रुटि करते हैं, और ये मेरा फर्ज है, मैं शिक्षक की भूमिका में हूं, है ना। इसलिए आप सबसे विनम्र आग्रह करता हूं कि उच्चारण में स्वर का उच्चारण ज्यादा होता है। व्यंजन में भी अगर आप देखें तो उच्चारण किसका हो रहा है? स्वर का ही हो रहा है ना। तो आप में से अधिकांश विद्यार्थी अगर इसका उच्चारण हस्व करते हैं तो ये मेरे लिए चुनौती है। आप देखिएगा, हम हस्व क्यों बोले? हस्व बोलने का अर्थ हुआ कि आपके सामने ऐसा लिखा हुआ हो। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको साथ साथ लेकर चलना है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना है। आप देखिए, हमने हस्व बोल दिया, जबकि लिखा हुआ क्या है? ह के अंदर जो मात्रा है उस पर ध्यान दीजिए। कौन सी मात्रा है? री से ऋषि की। तो उच्चारण अ का आना चाहिए या री का आना चाहिए? अब आप समझ गए होंगे। एक और उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं
क्या अपेक्षा करूं आपसे? जैसे आपने इसको हस्व बोल दिया वैसे इसको आप हृदय बोलेंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां तो आप ठीक ठाक उच्चारण करेंगे हृदय। अरे जब ये हृदय है तो ये क्या है? ऋस्व है। आपको ध्यान में आ गया? बस आपका उच्चारण भी ठीक हो, यही मेरा प्रयास था। तो ऋस्व क्यों कहते हैं? ऋस्व इसलिए कहते हैं कि इनके उच्चारण में समय क्या लगता है? कम, और श्वास की मात्रा क्या लगती है? कम। फिर देखिए इनका एक दूसरा नाम, ये सभी प्रश्न ही हैं, आप इस पर ध्यान देंगे, ये सब प्रश्न हैं। इन्हीं स्वरों को मूल स्वर कहते हैं। अब क्यों कहते हैं मूल स्वर? क्योंकि यही 4 स्वर हैं जो मिलकर अन्य स्वरों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। आप यूं देखिएगा कि ये जो ऋस्व स्वर हैं ये मूल स्वर हैं। संख्या में कितने हैं? 4। यानी एक भवन को अगर मजबूती देनी हो तो आप देखेंगे कि वो 4 पिलर पर ही टिका हुआ है, 4 खंभों पर टिका हुआ है। तो हिंदी का ये जो विशाल साम्राज्य है ये किस पर टिका हुआ है? इन 4 मूल स्वरों पर। इसीलिए इन स्वरों को हम मूल स्वर कहते हैं। आप देखें फिर इनको हमने क्या कहा? लघु। वही उच्चारण में समय कम लग रहा है, मात्राओं की जब गणना करेंगे तब इन पर मात्राएं जो लगती है उनको लघु मात्रा कहते हैं। और साथ ही साथ जब मात्रा को अगर हम गिनेंगे तो इन स्वरों की मात्रा कितनी गिनी जाएगी? 1। इसलिए इनको हम संबोधित करते हैं कि ये स्वर जो हैं वो एक मात्रिक स्वर हैं। आपको समझ में आ रहा होगा? और आप देखिएगा दूसरी आकृति जो हमने स्वरों के ऊपर बनाई थी वो आकृति इस तरह की थी। इस आकृति में कितने स्वर हैं बताइए? 3 स्वर आपने देखे हैं। इन 3 स्वरों का इनका अपना एक नाम है। वो नाम कौन सा है? यौगिक स्वर। नाम से पता चलता है कि इन स्वरों का निर्माण कहीं न कहीं योग से हुआ है ना? अब आप देखिए आ का जो निर्माण है वो हम लिखने के दृष्टिकोण से इस बात को समझेंगे तो किससे हुआ है कि अ को अगर हम दुगुना समय लेकर बोलें, यानी अ को 2 बार बोलें, उतने समय में किसका उच्चारण होता है? आ का। इसलिए हम इस आ को क्या कहते हैं? यौगिक स्वर कहते हैं। और ऐसा मानकर चलते हैं कि अगर अ को 2 बार बोलेंगे तो जिस स्वर का निर्माण होता है या उतने समय में जो स्वर उच्चरित होता है उसको हम क्या कहते हैं? आ। फिर देखिए जो यौगिक स्वर है हमारा वो है ई, दीर्घ ई है, ई। और इस ई के उच्चारण में समय कितना लगा? 2 ऋस्व ई का उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतना ही समय दीर्घ ई के उच्चारण में लगता है। फिर देखें आप ऊ, और इसका उच्चारण करने का जो समय है इसका वो बस ऋस्व ऊ का दुगुना है। तो साथियों यौगिक स्वरों की संख्या कितनी? 3। कौन कौन से? आ, ई, ऊ। और इनके निर्माण में अगर आप सभी एक विशेषता पर ध्यान दे पाएं तो बहुत ही अच्छा है, आपका ध्यान वहां गया हो। इनको हम कहते हैं कि यौगिक स्वरों का जो निर्माण है वो समान स्वरों के मेल से हुआ है। किससे हुआ है? समान स्वरों के मेल से हुआ है। और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि हम संधि की शुरुआत कर चुके हैं। इसलिए बहुत सारे मित्रों को इंतजार है कि हम संधि कब पढ़ेंगे। आप तैयार हो जाइए, मैं संधि की पृष्ठभूमि को ही तैयार कर रहा हूं। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम सीधे संधि पढ़ने जाएं और जो छोटी छोटी बातें जिन पर संधि आधारित है ये संधि के ही तो सूत्र हैं, और यहीं से हम संधि की भी शुरुआत करने वाले हैं। आगे की तरफ बढ़ते एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई कि ये जो यौगिक स्वर हैं इनका निर्माण समान स्वरों के मेल से होता है। जब भी प्रश्न आए ध्यान रखना है, प्रश्न क्या हो सकता है? यौगिक स्वर किसे कहते हैं? और आपके सामने 4 कथन दे दिए जाएंगे। समान स्वरों के मेल से निर्मित, असमान स्वरों के मेल से निर्मित, व्यंजनों के मेल से निर्मित, या कुछ भी आपके सामने जब ऑप्शन आ जाते हैं तो ध्यान रखिएगा यौगिक स्वरों का निर्माण किससे होता है? समान स्वरों के मेल से। यौगिक स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो यौगिक स्वरों की संख्या कितनी है? 3 है ना? यौगिक स्वरों की संख्या 3 है। हाँ आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे जो है हमारे पास संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है।
और कौन कौन से व्यंजन हैं जो संयुक्त व्यंजन हैं? देखिए आपके सामने 4 व्यंजन हैं। ए, फिर हमने बात की थी ए के बाद अए उच्चारण के दृष्टिकोण से, फिर ओ, और फिर क्या कहा हमने? औ। ये 4 स्वर हैं, इनको हमने क्या कहा? संयुक्त स्वर। अब संयुक्त क्यों कहा? ये भी कहीं न कहीं 2 से मिलकर बने हैं, है ना। और आप देखिएगा कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आए, विविध परीक्षाओं में, एसआई की परीक्षा में, एलडीसी की परीक्षा में, हाई कोर्ट एलडीसी की परीक्षा में, है ना, ग्राम सेवक की परीक्षा में, अन्य परीक्षाओं में भी बहुत सरल सा प्रश्न है, लेकिन ध्यान नहीं रहता हमको कई बार। यहां पर जो हमसे त्रुटि होती है, प्रश्न आता है ए का निर्माण हुआ है, ए से एडी की बात कर रहा हूं, तो हम में से अधिकांश मित्रों का जो मन में एक प्रत्यय बना हुआ है कि अ और छोटी ई से बना हुआ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कहीं गलत हो जाते हैं। वो कहां होते हैं कि अय के निर्माण को हम ये कहते हैं कि अ और बड़ी से मिलकर बना हुआ है। ये गलत प्रत्यय हमारे मस्तिष्क में कहीं न कहीं फिट है, रजिस्टर्ड है, ध्यान रखना है। अय का निर्माण अ और बड़ी से नहीं होता है, और अय का निर्माण किससे होता है? अ के साथ जब ए से एडी को जोड़ देंगे तो किसका निर्माण होता है? अय का। मैंने आपको अभी इसके उच्चारण को लिखकर समझाया था, और मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था अय। आप इसको एक साथ पढ़ेंगे तो वही बात है, इसलिए इसको हम अई ऐसा उच्चारित नहीं करें, आई कहीं कहीं ऐसा उच्चारित करते नहीं करें, है ना। तो ए ये क्या है? अय। फिर बात आती ओ की, तो ओ का निर्माण किससे हुआ है? अ और ऊ से हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन फिर वही भ्रांति यहां दोहराई जाती कि औ का निर्माण अ और बड़े ऊ से हुआ होगा, ऐसा नहीं है। आप देखिए ओ को जब हम यहां लिखते हैं, दोनों को जब मिलाते हैं तो किसका निर्माण हुआ? औ का निर्माण हुआ। और मैंने इसके उच्चारण में यही बात तो लिखी थी, इसलिए आपको आधारभूत बातें बता रहा हूं, है ना, प्रचलित बातें नहीं, जो तथ्य सटीक हैं, सही हैं, और उनको आपसे रूबरू करा रहा हूं। अब आप देखिए कई बार हमारे मन में होता है कि सर याद कैसे रखें, तो आप देखिएगा याद रखने के लिए बहुत सरल सी बात है कि आप चारों संयुक्त स्वरों को लिखिएगा और एक बात पर गौर कीजिएगा, इन चारों में जो स्वर चाहिए वो कौन सा है? अ तो है ही, और आपको ये अच्छे से भली भांति पता है कि अ और छोटी मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? ए का। ये याद है आपको, तो फिर इस ए को बस मिला लीजिए, यहां याद रह जाएगा आपको कि अ के साथ जब हम इस ए को मिलाएंगे तो अय बन जाएगा। अ और ऊ आपको याद था, बस अब इस ओ को यहां बस मिला लीजिए, आपको ध्यान में रह जाएगा। अब इन संयुक्त स्वरों की क्या विशेषता है, इस बात पर भी अगर आप थोड़ा ध्यान दे पाए हों तो जरूर ध्यान दीजिए। और इनकी विशेषता है कि यौगिक स्वरों में तो कौन से स्वर मिले? समान, लेकिन यहां असमान स्वरों का क्या होता है? मेल होता है। ये आपको सामने दिख रहा है, असमान स्वर, यानी संयुक्त स्वरों और यौगिक स्वरों में अगर कोई मूलभूत अंतर है तो वो यही अंतर है। ये प्रश्न है सीधा सीधा कि संयुक्त स्वरों का निर्माण, है ना, किन स्वरों के योग से होता है? तो हम कह सकते हैं असमान स्वरों के योग से किसका निर्माण होता है? संयुक्त स्वरों का। मित्रों, यहां मैं आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, इन दोनों स्वरों को मैं एक साथ मिलाकर यहां लिख रहा हूं कि ये जो स्वर हैं इनको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। कई मित्रों के मन में हो रहा है अक्सर वो दीर्घ स्वर कहां चले गए? यही है दीर्घ स्वर। इन दोनों को संयुक्त रूप से अगर आप कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर लिखते समय बहुत सावधानी रखनी है, फिर आग्रह कर रहा हूं, मात्रा छोटी नहीं करेंगे। यहां दीर्घ, दीर्घ का मतलब ही बड़ा है, तो फिर चलो ठीक है ना, उच्चारण करते समय यहां हम जोर देकर कर ही रहे हैं, दीर्घ उच्चारण कर रहे हैं, तो ई की मात्रा कैसी करेंगे? बड़ी ही करेंगे, तो दीर्घ। और दूसरा, इसको अपन कहें तो संधि स्वर भी कह सकते हैं, सामान्य तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं? संधि स्वर। अब प्रश्न हमारे सामने क्या क्या? प्रश्न देखिए, प्रश्न आता है कि यौगिक स्वरों की संख्या कितनी होती है? यौगिक स्वरों की संख्या होती है 3।
यौगिक स्वरों की विशेषता क्या है, ये प्रश्न है। समान स्वरों का क्या होता है, मेल होता है। फिर कहा जाएगा संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, ये हमारे लिए प्रश्न है। उत्तर क्या हुआ, 4। फिर बात की जा रही है कि ए का निर्माण किससे हुआ, अ का निर्माण किन किन स्वरों के योग से होता है ना। तो वो सारे प्रश्न अपनी जगह है ही हैं। और संयुक्त स्वरों की विशेषता की अगर बात की जाए तो असमान स्वरों के मेल से निर्मित होते, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। और जब इन दोनों स्वरों को एक साथ हम एक नाम से संबोधित करना चाहेंगे तो वो नाम कौन सा है, दीर्घ स्वर, या क्या कह सकते हैं, संधि स्वर। अब प्रश्न आपके सामने कि हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप देखिएगा हमें क्या करना है, 3 के साथ किसको जोड़ेंगे, 4 को। और उत्तर हमारे सामने क्या आया, दीर्घ स्वरों की संख्या कुल कितनी हो गई, 7। ठीक है, संधि स्वरों की संख्या कितनी है, तो भी क्या कहेंगे, 7। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, है ना, श्वास की मात्रा के आधार पर हम स्वरों को 2 बड़े भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग कौन सा, ऋस्व, दूसरा भाग कौन सा, दीर्घ। दीर्घ को फिर हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, उसमें से एक भाग को हम कहते हैं यौगिक स्वर और दूसरे भाग को हम क्या कहते हैं, दूसरे भाग को हम कहते हैं संयुक्त स्वर। आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जरूर लीजिएगा और हम इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, हाँ, आप देखेंगे यौगिक व संयुक्त स्वरों को संयुक्त रूप से दीर्घ या संधि स्वर कहते हैं। अब हम देखते हैं स्वरों के भेद। हालांकि हमने बात कर ली है, फिर भी हम संक्षिप्त रूप से इसको फिर से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वरों को हम यहाँ 3 भेदों में हम यहाँ फिलहाल बांट रहे हैं, है ना। और उसमें आप देखेंगे सबसे पहले हम जो स्वरों के भेदों की बात करते हैं, ऋस्व स्वर, है ना। ये केवल उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा के आधार पर या श्वास की मात्रा के आधार पर हम बात कर रहे हैं। स्वरों में आगे कई सारे भेद हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं आगे की कक्षाओं में, लेकिन अभी जो है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद करते हैं। तो कितने भेद हैं हमारे पास, 3 भेद हैं। ठीक है, पहला आप भेद देखिए, क्या बोलेंगे, ऋस्व स्वर, कितने हैं, 4। फिर कहेंगे दूसरा जो भेद है हमारा कौन सा, दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर जो है वो संख्या में हमारे पास कितने हैं, 7। और एक तीसरा प्रकार जिसका प्रयोग प्रायः संस्कृत में ज्यादा होता है, उस स्वर का नाम क्या है, प्लुत स्वर, है ना। देखिए, फिर देखेंगे ऋस्व स्वर की जब हम बात करते हैं तो उच्चारण में समय क्या लगता है, कम से कम लगता है। फिर देखेंगे कौन कौन से स्वर जो हैं वो ऋस्व हैं, अ, ई, उ और री। आप जहां उपयुक्त लगे जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और एक मात्रिक हैं। फिर देखें आप दीर्घ स्वरों की जब हम बात करते हैं तो दीर्घ स्वर उच्चारण में समय अपेक्षाकृत क्या लगता है, अधिक लगता है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। और इनकी जब मात्रा की बात की जाए तो कितनी मात्रा होती है, 2 मात्राएं गिनी जाती है, द्विमात्रिक हम इसको कह सकते हैं। और तीसरे जो स्वर हैं आपके पास देखिएगा, प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं, उच्चारण में सर्वाधिक समय जब लगता है, यानी उच्चारण में जब 2 मात्राओं से भी हम ज्यादा का समय लेते हैं और किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उस स्वर को हम क्या कह देते हैं, प्लुत स्वर कह देते हैं। जैसे आप देखिएगा कि यहां पर हम उच्चारण करते हैं राम, तो आप देखेंगे आ, ये कहीं न कहीं 3 मात्राओं का एक प्रतीक है कि राम नहीं बोला, हमने बोला राम। तो आप देखें यहां पर कहीं न कहीं दुगुने से भी ज्यादा समय ले लिया हमने बोलने में। और यहां पर हम बोल रहे हैं ओम, तो ओ के उच्चारण को और हमने थोड़ा खींचा, है ना। इसलिए यहां पर ये जो कहीं न कहीं प्रतीक आ रहा है, इन स्वरों को, इस स्वर को यहां कहीं न कहीं हम क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहने वाले हैं। आपने देखा होगा जयकारा लगाते हैं और हम बोलते हैं जय, हमने पीछे इस स्वर को ज्यादा खींचने का प्रयास किया लंबे समय तक, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, प्लुत स्वर कह सकते हैं। और त्रिमात्रिक हम इसको सामान्य रूप से कह सकते हैं। और 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है, अब वो 3, 4 जैसा भी रहे, उन सबको हम क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा देखेंगे कि जो द्विमात्रिक जो हमारे स्वर थे, जिनको हमने कहा था कि
दीर्घ स्वर हैं। और दीर्घ स्वरों को हम कितने भागों में बांट रहे हैं? दो भागों में, एक यौगिक स्वर और दूसरा कौन सा? संयुक्त स्वर। यौगिक स्वरों की जब बात करते हैं तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा संख्या कितनी होती है? 3। और संयुक्त स्वरों की जब बात करते हैं तो संख्या कितनी है हमारे पास? 4। फिर आप देखिएगा यौगिक स्वर की बात करें तो ये किससे निर्मित होते हैं? योग से निर्मित होते हैं, दो स्वरों से निर्मित होते हैं। वो दो स्वर कैसे होते हैं? समान स्वर होते हैं, समान स्वरों का मेल होता है। सारी बातें परीक्षा उपयोगी है और एक एक तथ्य आपके लिए परीक्षा में आने जैसा है। यूं बहुत सरल है लेकिन ध्यान रखने वाली बात है। देखिए, फिर हम बात करते हैं संयुक्त स्वरों की, तो इनका निर्माण दो स्वरों की संयुक्तता से होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये असमान स्वरों का क्या है? मेल है। असमान स्वरों का मेल है। फिर आप देखिए, आगे बढ़ते हैं अपन और हाँ, थोड़ा सा इनको परिभाषित भी कर लेते हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके नोट्स बन सकते हैं और आप इसका उपयोग कर सकते हैं अच्छे से। ऋस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में समय, ध्यान रखिएगा, जिनके उच्चारण में समय और श्वास की मात्रा कम से कम लगती हो, उन्हें ऋस्व स्वर कहते हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप हस्व नहीं बोल रहे होंगे, आप मेरे साथ साथ ऋस्व स्वर बोल रहे होंगे। कुछ समय तकलीफ जरूर आएगी, लेकिन जब आप किसी मंच पर खड़े होकर हिंदी के शब्दों का उच्चारण करेंगे तो आपको सुनने वाले गदगद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका उच्चारण अच्छा है। तो आप सोचिए, आप अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं और उच्चारण व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आप शब्दों को अभिव्यक्त कैसे करते हैं, ये आपके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा कारक होता है। तो आपको जरूर इस बात पर ध्यान रखना चाहिए और अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आप देखिए, इन्हीं स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। हमने इस बात पर विचार किया था क्योंकि मूल रूप में यही स्वर आपस में मिलकर अन्य स्वरों का निर्माण करते हैं। अभी अभी हमने देखा है, अ से कौन मिला? छोटी ई, और क्या बना? ए बना। अ से कौन मिला? ए, और क्या बना? ऐ बना। अ से क्या मिला? अ, और क्या बना? आ बना। तो आप देखेंगे कि यही जो चार मूल स्वर है घुमा फिरा कर आपस में मिलकर अन्य स्वरों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसलिए हम इन स्वरों को क्या कह सकते हैं? मूल स्वर भी कह सकते हैं। इन्हीं स्वरों को हम क्या कहते हैं? लघु स्वर भी कह सकते हैं। इन्हीं स्वरों को हम लघु स्वर भी कहा जा सकता है क्योंकि इनके उच्चारण में वही कम समय लगता है, श्वास की मात्रा कम लगती है। और आप देखें, और इन स्वरों को हमने क्या कहा? एक मात्रिक स्वर कहा। जब भी हम छंद पढ़ेंगे तो उन छंदों में इन बातों पर भी ध्यान देंगे कि मात्राओं की गणना कैसे होती है। तो ये जो हमारे ऋस्व स्वर हैं, इनकी मात्रा कितनी होती है? इनकी मात्रा जब गिनते हैं तब एक होती है। और इनको हम कहते क्या हैं? इनको हम ऋस्व स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, है ना, लघु स्वर कह देते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कह देते हैं। सब अब इनका ही नाम है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले सकते हैं। फिर आप देखेंगे अगला जो हमारे पास स्वर है वो है दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर के बारे में भी आपको स्पष्ट किया जा चुका है कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, उस पर भी चर्चा की जा चुकी है ना। लेकिन थोड़ा परिभाषिक रूप में आप देखिएगा, वे स्वर जिनके उच्चारण में समय और श्वास की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक लगती हो, उन्हें हम क्या कहने वाले हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर देखिए, द्विमात्रिक या गुरु स्वर भी कहते हैं। ये द्विमात्रिक हैं या गुरु भी हैं, है ना। गुरु और लघु, लघु का विलोम हुआ गुरु, मात्राओं के संदर्भ में, है ना। और ये जो गुरु जो है वो कहीं न कहीं गिना जाएगा, तब कितनी मात्राओं के रूप में गिना जाएगा? 2 मात्राओं के रूप में गिना जाएगा। फिर आप देखें, इन्हें संधि स्वर या संध्यक्षर भी कहते, एक ही बात है। तथ्य सारे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फिर आप देखेंगे इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जो हम जानते हैं, फिर भी इसको अपन देख लेते हैं। पहला जो भाग है वो कौन सा है? यौगिक स्वर। वे स्वर जिनका निर्माण 2 समान स्वरों के योग से होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? यौगिक स्वर कहते हैं। और फिर आप देखिएगा दूसरा है संयुक्त स्वर। वे स्वर जिनका निर्माण 2 असमान स्वरों के मेल से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। और आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे
कि प्लुत स्वर क्या है, उनको भी अपन थोड़ा ध्यान देंगे। प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में समय और श्वास की मात्रा का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, जिनका प्रयोग संस्कृत में ही ज्यादा होता है ना। फिर आप देखें इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, प्रत्येक स्वर को लंबे समय तक बोलकर प्लुत बनाया जा सकता है। इसलिए प्लुत स्वर कोई विशेष रूप से ऐसा नहीं कि अप्लुत है, आप्लुत है, ई प्लुत है, ऐसा नहीं कहेंगे। कोई भी स्वर को हम प्लुत बना सकते हैं, बस उसके उच्चारण में हम थोड़ा सा समय और ज्यादा लगाएंगे तो उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इनका प्रयोग हंसने में, रोने में, दूर खड़े व्यक्ति को अगर हम बुलाना चाहते हैं तो उसमें, संगीत शास्त्र में स्वर सौंदर्य की अभिवृत्ति आदि के लिए हम प्लुत स्वरों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मुझे भरोसा है कि आप लोग वर्णों की ये जो प्रारंभिक बातें मैंने आपके सामने कही है, इनको आप समझ पाए होंगे। आज हमने क्या पढ़ा है, इसको वापस हम सारांश थोड़ा सा देखते हैं। तो आज हमने पढ़ा क्या, वर्णमाला में सबसे पहले हमने पढ़ने का प्रयास किया क्या, स्वर, स्वरों की संख्या की बात की। कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। 11 स्वरों के साथ मात्राओं की बात की, कितनी मात्राएं होती है, 10 मात्राएं होती है। कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती है, अ की मात्रा नहीं होती है। इसको उदासीन स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा का निर्माण करना संभव ही नहीं हुआ, क्योंकि कम से कम व्यंजनों के उच्चारण में अ की आवश्यकता होती है। फिर हमने देखा कि स्वरों को अगर उच्चारण में लगने वाले समय या श्वास की मात्रा के आधार पर भेद करें तो कितने बड़े भेद कर सकते हैं अपन, 2 भेद कर सकते हैं। एक है ऋस्व और दूसरा क्या है, दीर्घ। ऋस्व किसे कहते हैं, समय जिनमें कम लग रहा है, श्वास की मात्रा कम लग रही है। दीर्घ किसे कहते हैं, तो दीर्घ को कहा कि जिसमें उच्चारण में समय की मात्रा अधिक लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर हमने इन दीर्घ स्वरों को 2 भागों में बांटा। उसमें पहला भाग कौन सा, पहला हमने कहा यौगिक स्वर, दूसरा के कौन सा, दूसरा हमने कहा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की संख्या 4, यौगिक स्वरों की संख्या 3। यौगिक स्वर किसे कहते हैं, तो जो समान स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, तो जो 2 असमान स्वरों के मेल से बनते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, उनको हम संयुक्त स्वर कह सकते हैं। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में हम दीर्घ स्वर की अपेक्षा भी अधिक समय लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। साथियों, आपको आज का ये जो हम पाठ्यांश पढ़ रहे थे, आज का जो बिंदु हम चर्चा कर रहे थे, ये अवश्य समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, अब इसको जब भी आपको और समय मिलता है, इस वीडियो को और अच्छे से देखिएगा। जो जो तथ्य आपको और लिखने हैं जरूर लिखिएगा, क्योंकि बिना अभ्यास के ये सारी बातें संभव नहीं हैं। आप पढ़िएगा, आप भविष्य में पढ़ाने के योग्य बनिएगा, आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल होइएगा। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन धरातल का ज्ञान आपके व्यक्तित्व को उन्नत बनाएगा। और यहाँ ये जो शिक्षक आपके समक्ष खड़ा है, इसका तो सपना ही एक ही है कि मैं मेरी हिंदी की जितनी सेवा कर पाऊँ इस जीवन में, और आप तक अधिक से अधिक पहुंच पाऊं, यही मेरा प्रयास है। इतने दिनों तक मैं सीमित दायरे में काम कर रहा था, लेकिन विज्ञान ने मुझे ऐसा माध्यम दिया है। अब मैं अपनी बात को आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जितनी भी बातें करें वो सब तथ्यपरक होगी, और फिर भी कहीं कुछ ऐसी बातें जो छूट जाती है आप जरूर ध्यान दिलाइएगा। आपके सुझावों का सदैव स्वागत है। ये वर्ण विचार जैसे ही समाप्त होगा, आपको बहुत अच्छे प्रश्नों से रूबरू कराया जाएगा, परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों से रूबरू कराया जाएगा। लेकिन अभी वर्ण विचार बाकी है, इंतजार कीजिए अगली कक्षा का। धन्यवाद। वंदे मातरम। खुद पर यकीन रखना, खुद पर यकीन रखना, ये आसमान का इशारा है। खुद पर यकीन रखना, ये आसमान का इशारा है। बस मिलने वाली है मंजिल, बस मिलने वाली है मंजिल। कल का सूरज तुम्हारा है, कल का सूरज तुम्हारा है। इसलिए लड़िए अपने आप से। दूसरों से लड़ने की अपेक्षा जब अपने आप से आप लड़ेंगे तो आप देखिएगा कल आपका है। आज संसार आपको जो जो यातनाएं दे रहा
है ना, जिन जिन लोगों से आपको तकलीफ महसूस हो रही है, उन सबको अपना हथियार बनाइएगा। एक दिन जरूर आपका आएगा। मित्रों, आप सब पूछ रहे हैं कि प्रश्न कब मिलेंगे। प्रश्न भी मिलेंगे। थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं, साथ साथ में आपको कई सारे अच्छे प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए, परीक्षाओं में आने वाले, लेकिन बस आपको थोड़ा धैर्य रखना ही पड़ेगा। जैसे जैसे हम बिंदु में आगे बढ़ेंगे, आपके लिए जरूर प्रश्न पीछे भी कुछ पूछे हैं, और इस बिंदु के पूरा होने पर, इस अध्याय के पूरा होने पर आपको बहुत सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपसे रूबरू होने वाला हूं। बस आप तो जुड़े रहिएगा, बहुत मन से, उत्साह के साथ अच्छे से पढ़ते रहिएगा, पुराने वीडियोस देखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, और बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होइए। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके प्रति है और रहेगी। जय हिंद।